नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान के भूगोल में जलवायु वाला टॉपिक चल रहा था, जिसकी एक क्लास होगी। आज हम जलवायु की दूसरी क्लास को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको याद है, जलवायु को 5 भागों में बांटा था। पृष्ठभूमि, जलवायु के राजस्थान में प्रमुख विशेषताएं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। चौथा पॉइंट था प्रमुख ऋतुएं। ऋतुएं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे तथ्य। तो आइए देखते हैं ऋतुएं। तो राजस्थान के अंदर आपने कितनी ऋतु है, तो याद रख लीजिए ऋतुएं। तो मूलतः आपने भारत और राजस्थान की बात करा तो नॉर्मल 4 ऋतुएं होती है। वैसे 6 होती है हिमालय प्रदेश वगैरह में ऊंचाई की वजह से, तो हमारी नॉर्मली 4 होती है। सबसे पहले मैं बताऊं कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। क्लियर है। ग्रीष्म के बाद याद रखना कौन सी ऋतु आएगी, वर्षा। तो ग्रीष्म, वर्षा, फिर कौन सी आएगी, फिर आएगी शरद ऋतु। उसके बाद कौन सी आएगी, चौथी कौन सी हो जाएगी, शीत ऋतु। तो पहले ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर ध्यान रखना पहले शरद है, फिर शीत है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हो राजस्थान का मानचित्र, आपको याद है कि राजस्थान में यदि आप देखोगे ना, कहीं भी देखोगे, ग्रीष्म ऋतु का जो समय आपसे पूछ ले, समय याद रखना, इसका जो समय है ना वो है मार्च से। ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है मार्च से लेकर जून। तो मार्च से जून तक की जो ऋतु है वो कौन सी ऋतु कहलाती है, ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु आगे आ गया है ना, जून से लेकर सितंबर तक का जो समय है वो वर्षा काल होता है, तो वर्षा ऋतु। फिर शरद ऋतु। शरद ऋतु याद रखना सितंबर, 15 सितंबर से लेकर दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक का समय क्या है, शरद ऋतु। फिर दिसंबर से लेकर फरवरी तक पूरा का समय क्या कहलाता है, शीत ऋतु। और फिर आगे क्या आ गया आपका, वापस ग्रीष्म ऋतु। तो ये 4 ऋतुओं का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। अब आप जरा आइए, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मार्च से जून के बीच में क्या चीज़ें, चेंजेस क्या आते हैं। तो मैं देखिए भारत का मानचित्र बना रहा हूँ, आप जरा गौर फरमाइए, आपको याद हो जाएगा। हालांकि भारत का भूगोल जब हमने पढ़ा था, आपको अच्छी तरीके से बताया था। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। सूर्य यहाँ चमक रहा है, कब चमक रहा है, ये चमक रहा है मार्च में। ठीक है। अब आपको पता है कि मार्च में सूर्य यहाँ रहता है, फिर धीरे 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 सूर्य जून में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं मार्च में यहाँ था, जून में अचानक कूद के आ गया, तो ये तो स्लो स्लो आएगा ना। तो मार्च से धीरे धीरे, ये देखिए ये पानी है, कौन सा सी है, ये अरेबियन सी है। ये कौन सा है, हिंद महासागर है। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ये तो सब आपको पता ही है। तो जब सूर्य मार्च से या धीरे धीरे जब जलीय भाग को छोड़कर स्थलीय भाग में आता है, तब क्या होता है आपको पता है, भूमि की लैंड जो भूमि होती है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। तो जैसे ही अचानक मार्च, 15 मार्च और 1 अप्रैल के आसपास, मतलब मार्च अप्रैल में अचानक सूर्य जब समुद्र को छोड़कर थलीय भागों में आएगा, अचानक तापमान बढ़ेगा। जब अचानक तापमान बढ़ेगा तो दिन में क्या होगा, रात को क्या होगा, तमाम बातें पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, आपने दिन में के चले बम्बूलिया चले, दिन में बम्बूलिया चाल सी क्या गुरु जी, बम्बूलिया एक तरीका ओके चक्रवात है। चक्रवात क्या है समझिए, इसको ऐसे समझिए जैसे मान लो यहाँ अचानक टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म हो गया, हवा गर्म होकर चलेगी, ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। और खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से क्या आएगी, हवा आएगी। लेकिन चारों तरफ से हवा एक साथ आई तो ये खाली जगह स्थान है, वहाँ तो कोई नहीं भर पाई। जैसे मान लो चारों तरफ घूमने लग गई, बीच में खाली जगह। जैसे आप देखिए क्रिकेट का मैच देखते हो, किसी बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल ऊपर चली गई और 4 फील्डर आ गए, है ना, और किसी ने कैच नहीं पकड़ा, बॉल सीधी की सीधी आ गई, वहाँ गिर गई बीच में जो होल था। ऐसा ही होता है, अचानक भूमि से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा गर्म होती है, गर्म हवा हल्की होती है, वो जगह छोड़कर चली जाएगी, वो इलाका खाली हो गया। खाली इलाका को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएगी और एक साथ आएगी, तो वो वैक्यूम तो कोई नहीं भर पाएगा, वैसे गोल गोल घूमने लग जाएगी, बीच में भी खाली जगह, तो ऐसे बन जाएगा बम्बूलिया, एक तरीके से चक्रवात कहते हैं। तो आप देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में बम्बूलिया बनते हैं, बाकी कभी ये बम्बूलिया नहीं बनते, आपने देखा होगा। तो इस ऋतु में दिन में क्या देखी जाए, बम्बूलिया जिसे चक्रवात कहते हैं। दिन में जो तालाब है, झील है, वहाँ से तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा, ये वाष्पीकरण सेवनीय धाराएं उत्पन्न होगी, ऊपर जाके बादल बन जाएगा। अभी मानसून नहीं आया, सेवनीय धाराएं, नदी जो झील तालाब है उनसे सेवनीय धाराएं, है ना, पानी गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, हल्के हल्के बादल बनेंगे और रात को तेज आंधी अंधड़ के साथ वर्षा होगी। ये वर्षा अल्प होगी, इसे कहते हैं मानसून पूर्व वर्षा। तो रात के टाइम क्या होती है,
सैवनीय क्या होगी, वर्षा। सैवनीय वर्षा, ये वर्षा क्या होगी, अल्प, क्योंकि ये मानसून आया नहीं है, इसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। आपको याद होगा ये जब चने और गेहूं की कटाई होती है मार्च अप्रैल में, तो ये तमाम चीज़ें आप देखते हो ना, दिन में भूंगुड़िया और रात में वर्षा। और सुनिए, थार के मरुस्थल में एंड आते आते और एक गर्म हवा चलती है थार के मरुस्थल में यहाँ, और उसे क्या कहते हैं, गर्म हवा। गर्म हवा जहाँ उत्तर भारत का टेम्परेचर अचानक बढ़ा देती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लू। तो इस ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में एक हवा चलती है, इसे क्या कहेंगे, लू। तो यहाँ लू चलती है थार के मरुस्थल में, यहाँ क्या चलेगी, लू चलेगी। क्लियर है। तो ग्रीष्म ऋतु में तीन ही टाइप की चीज़ याद आती है, दिन में बबूलियाँ, रात में सैवनीय वर्षा तेज अंधड़ के साथ, और थार के मरुस्थल में जब ग्रीष्म ऋतु खत्म हो रही होती है तब एक गर्म हवा चलेगी, लू। उत्तर भारत में सब जगह लू का प्रभाव देखने को मिलेगा, यहाँ पूरा, यहाँ उत्तर भारत के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। फिर आई क्या, वर्षा ऋतु। अब इसको समझिए जरा, वर्षा ऋतु को क्या मामला है। देखिए सूर्य यहाँ चमका, जून में सूर्य कहाँ चमक रहा है, यहाँ चमक रहा है, थार के मरुस्थल के ऊपर चमक रहा है, और थार का मरुस्थल पूरा क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होके पूरा मरुस्थल खाली हो गया। यहाँ ये वैक्यूम है, इस वैक्यूम को भरने के लिए हिंद महासागर से हवा चलेगी, है ना, कि चलो थार के मरुस्थल में चलो चलो। तो जैसे हवा ये उधर हिंद महासागर से चली 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 धरती के बीचों बीच आएगी, भूमध्य रेखा को पार करेगी। ये हवा जानी तो यहाँ थी, लेकिन यहीं नहीं जाकर अपने दाईं तरफ मुड़ जाएगी। सर ऐसा क्यों होता है, ये मैंने विश्व का भूगोल जब आपको पढ़ाया था तब बताया था कि पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी घूम नहीं रही क्या, घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। इस वजह से हवा जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आती है तो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो जाना तो इधर था और थोड़ी सी दाईं ओर मुड़ गई, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इसको फेरल नाम के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसलिए फेरल का नियम कहते हैं। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जिसमें ये पूरा टॉपिक दे रखा है, आपको उस टाइम पढ़ाया था तो याद है। तो ये हवा सीधी नहीं जाकर यहाँ टकराएगी ना, तो एक तो अरब सागर में आ जाएगी, एक कहाँ आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दो भागों में बंट जाएगी। राजस्थान की यदि हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में आपको याद होगा ये क्या है, ये अरावली है। तो राजस्थान में अरब सागरीय शाखा सबसे पहले ऐसे पहुंचेगी। तो अरावली की क्या है, समांतर, अरावली के समांतर होने के कारण ये सीधी की सीधी जाके आगे चली जाएगी, या हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ों में हिमालय से टकराएगी, शिवालिक की पहाड़ियों में तब भारी वर्षा होगी जहाँ से गगर वगैरह कई नदियाँ निकल जाएगी। तो मैं वर्षा ऋतु में थोड़ा सा बता दूँ, वर्षा ऋतु में क्या होगा, वर्षा ऋतु में यहाँ थार के मरुस्थल जो बुलाता है मानसून को, तो हमारे जो मानसून है उसकी दो शाखा मैं बता रहा हूँ, मानसून दो शाखाओं में बंट जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा अरब सागरीय। अरब सागर का जो मानसून है वो अरावली के क्या है, समांतर है। वो अरावली की क्या हो जाएगा, समांतर होने की वजह से वर्षा नहीं करवा पाता, वर्षा नहीं। लेकिन आपसे पूछ ले कि सबसे पहले कौन सा पहुंचता है, तो सबसे पहले पहुंचता कौन है, सबसे पहले पहुंचता तो अरब सागरीय वाला है, लेकिन वर्षा नहीं करवाता। क्यों, अरावली क्या पड़ गई, समांतर पड़ गई, ये बेचारा सीधा निकल गया। दूसरा जो है वो घूम घाम के आएगा, बंगाल की खाड़ी वाला यहाँ से घूम घाम के आएगा, घूम घाम के आएगा तो पता है क्या होगा, वो घूम घाम के आएगा तो इधर से आएगा बंगाल की खाड़ी, मेघालय, फिर बंगाल, बिहार, ऐसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये घूम घाम के आएगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वर्षा में नमी की मात्रा कम होती जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, फिर भी थोड़ी बहुत नमी रहेगी। फिर आगे क्या, आगे अरावली आ गई, तो इस भाग वाली पूरी राजस्थान में तो बारिश हो जाती है, पश्चिम राजस्थान क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। तो याद रख लीजिए, फिर लिख रहा हूँ मैं बंगाल की खाड़ी शाखा। तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी है वो सर्वाधिक वर्षा करता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा करता है, लेकिन फिर भी ये वर्षा तो करता है, लेकिन वर्षा कहाँ करता है, पूर्वी राजस्थान में तो करता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान अभी भी क्या रह जाएगा, अभी भी रह जाएगा सूखा। तो ये आपने देखा है ना वर्षा ऋतु का मामला। तो ये वर्षा ऋतु वाला मामला यहाँ से सवाल बनेगा। मैंने चित्र वगैरह भी बना दिया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। अब सितंबर तक जाते जाते सूर्य वापस जून से वापस नीचे जाएगा, सितंबर यहाँ आ जाएगा। अब सितंबर से वापस धरती के बीचों बीच से जब नीचे जाएगा तो जो हवाएं आई थी वो वापस क्या जाएगी, नीचे जाएगी। इसलिए अब धीरे धीरे सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सर्द ऋतु कहेंगे 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। तो हमने अभी तक दो पढ़ा है, दोनों को थोड़ा देख लेते हैं।
ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून। क्या होगा, सूर्य इधर आएगा, ऊपर आएगा तो दिन में बुंबुड़िया, रात को सेवनीय वर्षा और थार के मरुस्थल में गर्म हवा लू चलेगी। फिर वर्षा ऋतु में क्या होगा, जब वर्षा जून से सितंबर तक मानसून आएगी तो मानसून की 2 शाखा, अरब सागरीय मानसून शाखा अरावली के समांतर, तो पूरे राजस्थान में कहीं बारिश नहीं होगी अरावली को छोड़कर। फिर सबसे पहले पहुंचता है। फिर बंगाल की खाड़ी वाला घूम घाम के है, तो वैसे तो नमी कम होती जा रही है लेकिन फिर भी पूरी राजस्थान में ठीक ठाक बारिश हो जाती है। अरावली जो है पर्वत अवरोधक का काम करते, पश्चिम राजस्थान सूखा रह जाता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा आपसे पूछ ले तो किस मानसून से होती है, ये बंगाल की खाड़ी मानसून से। फिर आप देखिए अब आएगा आपका शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो नेक्स्ट देखो मैं लिख रहा हूँ, ऋतुओं में हमने क्या देखा, लिख दूं शरद और क्या लिख दूं, शीत। शरद और शीत। शरद ऋतु को देखो थोड़ा ऐसे समझिए, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, ये कौन सी है, कर्क रेखा। तो सूर्य सितंबर में यहाँ है और कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। सूर्य जब आया था तो हवाएं आई थी इनके साथ, सूर्य जब जाएगा तो वहाँ इनके साथ पीछे जाएगी। तो शरद ऋतु का टाइम पीरियड तो आपको याद है, सितंबर से लेकर बताया था, मिड सितंबर से लेकर मिड दिसंबर तक। लेकिन इस शरद ऋतु को क्या बोलते हैं, मानसून लौट रहा है, इसलिए मानसून का क्या बोलेंगे, मानसून का प्रत्यावर्तन, क्या बोलेंगे, मानसून का निवर्तन, या क्या बोलेंगे, लौटता हुआ मानसून वापस जा रहा है भाई, लौटता हुआ मानसून, मानसून वापस लौट रहा है। इस ऋतु में क्या क्या होगा, देखो सितंबर मतलब कार्तिक महीने के आसपास की बात है, तो लौटता हुआ मानसून सुबह शाम क्या है कि थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ जाएगी, जिससे दीपावली के आसपास हल्की फुल्की सर्दी पड़ेगी सुबह शाम, इसे गुलाबी सर्दी कहते हैं। तो याद रखना, सुबह शाम सर्दी है, वो हल्की सर्दी है, उसे क्या कहेंगे, गुलाबी सर्दी। कौन सी सर्दी, गुलाबी सर्दी। अच्छा, सुबह शाम हल्की सर्दी से गुलाबी सर्दी कहेंगे सर। और क्या है, और याद रख ले, दिन में 2 बजे के आसपास है थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगा, इसे कार्तिक मास की क्या कहेंगे, उष्णता कहेंगे। आप देसी भाषा में बढ़तपो कह देवा कि दिन में बढ़तपो है, तो कार्तिक मास की उष्णता। सुबह शाम हल्की हल्की सर्दी, दीपावली के आसपास आप गौर कीजिए। और लौटता हुआ मानसून, आंतरिक भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश, आंतरिक भागों में कहीं कहीं क्या कर देगा, हल्की वर्षा। सर ये हल्की वर्षा ही क्यों करेगा, अरे भाई जब लौट रहा है मानसून, जब आया था तो 100% इसमें आर्द्रता थी, जा रहा है तो ये खत्म हो गया, बहुत थोड़ा सा बचा है, 10% के आसपास बचा है, तो लौटता हुआ मानसून बहुत कम बारिश करता है, हल्की वर्षा करेगा। तो ये फिर हम पढ़ेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु का थोड़ा सा समझिए, यहाँ से एक सवाल आपका बनता है, ये कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा, मैं ऑस्ट्रेलिया बना रहा हूँ। तो दिसंबर में सूर्य यहाँ है, ठीक है। अब दिसंबर में सूर्य एकदम उधर चला गया, नीचे नीचे चला गया, तो भयानक ठंड पड़ेगी, इसलिए क्या बोलेंगे, शीत ऋतु। तो ये समय कब है, दिसंबर से फरवरी, दिसंबर टू फरवरी का मामला है। अब मैं थोड़ा बता रहा हूँ, भारत एशिया में पड़ रहा है, भारत एशिया में पड़ता है, आपको पता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली एक सागर है, उसका नाम है कैस्पियन सागर। ये पिछली बार रीट में आया था, इधर एशिया इधर यूरोप, बीच में कैस्पियन सागर, ऊपर यूरोप नीचे अफ्रीका। ये वाला सागर कौन सा है, ये मेडिटेरियन सी, मतलब भू मध्य सागर, ये कैस्पियन सागर। जब क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम चलती है, जहाँ क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जब जेट स्ट्रीम यहाँ से गुजरेगी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जेट स्ट्रीम चलेगी, जब जेट स्ट्रीम चलेगी तो कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से क्या ग्रहण कर लेगी, आर्द्रता, और ग्रहण करके ये जैसे अफगानिस्तान ईरान से होती है, जब भारत आएगी तो ये भारतीय आंतरिक भागों में वर्षा करेगी, जिसे शीत ऋतु वर्षा करेगी, स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे, मावठ। तो शीत ऋतु में पश्चिमी, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे, पश्चिम दिशा से आ रहे, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, पश्चिमी विक्षोभ। कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। शीत ऋतु में आते हैं, कैस्पियन सागर भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेंगे, भारत में ये वर्षा करेगी, तो इसे मावठ कहते हैं। विशेषकर रबी की फसल के लिए क्या है, लाभदायक है। इनको सुनहरी बूंदें कहते हैं। कौन सी बूंदें,
सुनहरी बूंदे मतलब गोल्डन ड्रॉप्स जीडी। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ये? पंजाब में। विशेषकर रबी की फसल के लिए क्या है? लाभदायक है। भैया उस ऋतु में कौन सी फसल होगी? रबी की फसल के लिए लाभदायक। इसे गोल्डन ड्रॉप सुनहरी बूंदे कहते हैं। भारत में सर्वाधिक कहाँ होगी? पंजाब में। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होगी? राजस्थान में सबसे ज़्यादा होगी बीकानेर। गेहूं और चने की फसल के लिए ये लाभदायक है, क्योंकि रबी में मुख्यतः ये फसलें बोई जाती है और इसे सर्दी शीत ऋतु में होने वाली पश्चिम विक्षोभ से वर्षा स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। तो ये आपकी चार ऋतु में क्या क्या मामला हो रहा है ये सारी बातें बता देंगे। शीत ऋतु में हमारे यहाँ शीत लहर चलती है। शीत ऋतु में कौन सी लहर चलती है? शीत लहर। यहाँ शीत लहर चलती है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर हमारे राजस्थान में बहुत कम हो जाता है। उत्तरी भारत का पूरे का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चार ऋतुएं पढ़ी। अब पांचवा पॉइंट था जिसमें पढ़ेंगे फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं फैक्ट्स। तो तथ्य में मैं आपको बता दूं, फैक्ट्स में सबसे पहले मैं मानचित्र के माध्यम से कुछ बात आपको बता रहा हूं। फैक्ट्स में पहला मैं लिखूं जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान में 5 जलवायु प्रदेश है। एक्स है। देखो 4 तो आप के पढ़िया, 4 तो हमने पढ़े थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये क्या था? पश्चिम दिशा में वास्ता पश्चिमी, मरुस्थली वास्ता मरुस्थली प्रदेश, ये मध्यवर्ती अरावली। ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला पूरी मैदान, ये दक्षिणी पूरी पठार। 4 तो यह हो गया। एक आप पढ़ियो कौन पढ़ियो? ये वाला क्या है? ये वाला आपका है महान भारतीय मरुभूमि, ये राजस्थान बांगर है। तो कितने भौतिक प्रदेश? तो 4 है, लेकिन जलवायु प्रदेश कितना है? 5, क्योंकि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में भी 2 टाइप की जलवायु है। तो यहाँ जलवायु कैसी थी? यहाँ जलवायु थी शुष्क। यहाँ कैसी जलवायु थी? यहाँ सर जलवायु थी अर्ध शुष्क। यहाँ जलवायु कैसी थी? यहाँ जलवायु थी उप प्लस आर्द्र उपार्द्र। यहाँ कैसी थी? उप हटा दो क्या थी? आर्द्र। यहाँ कैसी थी? अति लगा दो अति आर्द्र। ये तो 5 जलवायु। देखो क्षेत्र को नाम तो हो गया, इधर से आपको दिक्कत ही नहीं है। महान भारतीय मरुभूमि में शुष्क, बांगर में अर्धशुष्क, अरावली में उपार्द्र, पूरी मैदान में आर्द्र, झालावाड़ या अपने दक्षिण पूरी पठार ने कहते हैं अति आर्द्र। यहाँ का प्रतिनिधि जिला है, आपसे पूछ ले तो शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला है आपका जैसलमेर। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो आपका है बीकानेर। तो अर्धशुष्क का कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। ये अरावली उपार्द्र का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर। अति आर्द्र का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्द्र का कौन सा हो जाएगा? सवाई माधोपुर। अति आर्द्र का कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। ठीक है, अब एरिया के नाम, इन एरिया को नाम है क्या है? महान भारतीय मरुभूमि। पहलो है जगह को नाम है महान भारतीय मरुभूमि। तो ये याद रखिए, महान भारतीय मरुभूमि में शुष्क टाइप की जलवायु है। यहाँ प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। ये वाला क्या है? इसको बोलेंगे राजस्थान बांगर। इस बेल्ट का क्या नाम है? राजस्थान बांगर। तो राजस्थान बांगर अर्धशुष्क है और बीकानेर प्रतिनिधि जिला है। ये क्या है? ये आपका अरावली। तो अरावली प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु है, प्रतिनिधि जिला है जयपुर। ये वाला क्या है? ये वाला आपका पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान है जहाँ आर्द्र जलवायु है और सवाई माधोपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। ये क्या है? ये है दक्षिणी पूर्वी पठार, या इसको क्या बोलेंगे? हाड़ौती का पठार। इसमें अति आर्द्र जलवायु है, झालावाड़ इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। तो ये तो हमने पढ़ लिए थे राजस्थान एक सामान्य परिचय में, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और क्या फैक्ट्स है, आइए जरा गौर करते हैं। एक आपने सवाल बने आंधी को, ठीक है, तो याद रख लीजिए, आपसे पूछ ले आंधियाँ। आपने राजस्थान में आंधियाँ चले, थाने पूछ लिया कि सर्वाधिक आंधी कटे चले, तो सर्वाधिक जो समतल इलाका होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। भाई एक तो ध्यान रखो, जबकि रोड में खड्डा हुआ भी फास्ट चलेंगा या हाईवे पर फास्ट चलेगी वाहन, तो जो जगह समतल होगी वहाँ आंधी तेज चलेगी। तो सबसे ज़्यादा आंधियाँ गंगानगर और गंगानगर के बाद में प्लस हनुमानगढ़।
आपसे पूछ ले न्यूनतम, तो न्यूनतम ध्यान है झालावाड़, झालावाड़ के बाद में अजमेर, है ना, झालावाड़ और अजमेर। फिर आपसे पूछ ले तापांतर, तापांतर से कई सवाल बनते हैं। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक तापांतर, लेकिन सर्वाधिक में भी कौन सा? देखो तापांतर को मतलब तापमान में अंतर। जी हाँ, सारण ऊपर को तापमान, सारण नीचे को तापमान। तो तापमान दो टाइप का हो गया सर्वाधिक तापांतर। एक तो वार्षिक सर्वाधिक तापांतर, वार्षिक का मतलब समझ गए वर्ष का सबसे ठंडा महीना और वर्ष का सबसे गर्म महीना, वो तो वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर मतलब डे 24 घंटों में सबसे कम तापमान सबसे ज़्यादा तापमान। तो तापांतर सर्वाधिक यदि वार्षिक तापांतर की बात करें तो वार्षिक सर्वाधिक तापांतर है चूरू गंदर। क्यों सर? चूरू के फतेहपुर में थे पढ़ोगे ने माइनस में 3 डिग्री तापमान चले गए और गर्मी में 52-53 डिग्री। चूरू में गर्मी भी ज़्यादा सर्दी भी ज़्यादा। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक में गुरुजी दूसरो जिले आज किसी हो जैसलमेर। क्यों रे? जैसलमेर के अंदर मरुस्थल है, ये वास्ते दैनिक तापांतर मरुस्थल, जबकि वार्षिक सर्वाधिक तापांतर चूरू। ठीक है। आपसे तापांतर पूछ ले तो न्यूनतम तापांतर, न्यूनतम चाहे वार्षिक का पूछो चाहे दैनिक का पूछो, सेम जिला है, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डूंगरपुर। इतनी बात अपन याद रखनी। और सुनिए जरा, वर्षा की थोड़ी सी बात कर ले। वर्षा, वर्षा पूछ ले सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा का आपसे पूछ ले। सर्वाधिक में भी एक तो पूछ ले स्थान, एक पूछ ले जिला। स्थान तो सबको पता है भाई, स्थान सबसे ज़्यादा ये है माउंट आबू। माउंट आबू में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 150 से में। स्थान पर्टिकुलर स्थान के पूछ ले तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। कितना है? 150 सेमी, 150 सेमी वार्षिक है। और जिला पूछ ले तो जिला है झालावाड़, और कितना है झालावाड़ में? 100 सेमी। ठीक है, याद रह जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि वर्षा न्यूनतम, न्यूनतम वर्षा की बात करें, न्यूनतम वर्षा की बात करें तो पहले मैं पूछ रहा हूँ स्थान। तो स्थान तो आपको पता ही है जैसलमेर का सम है, जहाँ कितनी सेमी वर्षा होती है? 10 सेमी। देखो ये जो इलाका है वो है सम में, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है 10 सेमी। स्थान तो सम है। और आपसे पूछ ले जिला, जिला भी आप बता दोगे, जिला कौन सा हो जाएगा? जिला आपका हो जाएगा जैसलमेर। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक शुष्क जिला, सॉरी शुष्क स्थान, तो सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान है फलोदी। और फलोदी का है तो आपको पता ही है, फलोदी है जोधपुर। तो सबसे शुष्क स्थान, सर्वाधिक शुष्क स्थान हो जाएगा फलोदी जोधपुर। आपसे पूछ ले, 2-4 टाइप के सवाल बनते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि। ठीक है, देखो वृष्टि छाया क्षेत्र को मतलब है, जैसे मान लो ये पर्वत है ना, ये पर्वत है, यहाँ से आए बादल तो यहाँ तो बारिश खूब हो गई पर्वत के इस वाले भाग में, लेकिन बादल आगे चले गए, यहाँ पीछे वर्षा नहीं हुई, ये क्या रह गया? शुष्क इलाका रह गया। इस क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया का मतलब हो गया पर्वत के पीछे का भाग, पर्वत के पीछे का भाग जहाँ वर्षा नहीं होती, पर्वत के पीछे का भाग जहाँ वर्षा नहीं होती। सामने तो वर्षा हो जाए, पीछे वर्षा कोनी में, तो पर्वत के पीछे का भाग से वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, शैडो जोन बोलते हैं। ये जैसे मान लो अरावली आपकी, ये हमारी अरावली है, तो अरावली अरब सागर, सॉरी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जब यहाँ आती है तो इसको रोक लेती है, मतलब ये पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। ये अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र शैडो जोन में पड़ता है। अल्प वृष्टि, अल्प का मतलब कम, वृष्टि मतलब वर्षा, तो इसका मतलब हो गया कम वर्षा। तो अल्प वृष्टि मतलब कम वर्षा। ठीक है। अनावृष्टि मतलब बिल्कुल वर्षा नहीं, इसका मतलब आप कह सकते हो सूखा। क्या कह सकते हो? सूखा। तो अल्प वृष्टि,
कम वर्षा, अनावृष्टि, सूखा, याद रह जाएगा। इतनी बात अपन ने याद रखना है। तो ये आप वृष्टि छाया क्षेत्र जिसको अपन शैडो जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैडो जोन, इसको क्या बोलेंगे, शैडो जोन, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र, पर्वत के पीछे वाला भाग जहाँ वर्षा प्राप्त नहीं होता। अब हमारे राजस्थान में कुछ अकाल है, वो मैं बता देता हूँ। एक अकाल आपको याद होगा, छपनी अकाल। छपनी अकाल पढ़ा था, छपनी अकाल पूछ ले तो आप ध्यान रखना, छपनी अकाल विक्रम संवत 1956 में पढ़ा था। देखो, क्योंकि पहले जो हिंदू संवत चलता था विक्रम संवत 1956 में पढ़ा था, छपनी अकाल। यदि ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1899/1900 ईस्वी, क्योंकि आपको पता है ईस्वी से 57 साल आगे चलता है क्या विक्रम संवत, इसलिए 57 जोड़ दो ना, 1897 जोड़े 1956 आज से, तो छपनी अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956। यदि ईस्वी में कन्वर्ट करके पूछेंगे तो 1899 और ये क्या हो जाएगा 1900। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लीजिए। एक अतिवृष्टि भी आप याद रख लो, अतिवृष्टि, अति का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, वृष्टि मतलब वर्षा, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से बाढ़। इतनी बात हमें याद रखनी है, इतनी याद रह जी। तो तथ्य में आप 5 तो राजस्थान का जलवायु प्रदेश पढ़िया, बाम जलवायु के टाइप की पढ़िया, जिला पढ़िया, प्रतिनिधि जिला, सुमेलित करने वाला सवाल बन सकता है, पूरी संभावना। फिर हमने आंधियों की बात कर ली, तापांतर की बात कर ली, फिर हमने वृष्टि छाया, शैडो जोन, अनावृष्टि, अलवृष्टि, अतिवृष्टि की बात कर ली, छपनी अकाल की बात कर ली, वर्षा वगैरह की बात कर ली, शुष्क प्रदेश की हमने बात कर ली। तो राजस्थान की जलवायु में जितने आपके फैक्ट और कंसेप्ट बन सकते थे, मैंने प्रयास किया कंसाइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा भरोसा है, और 100% मैं कह सकता हूँ यदि इतनी चीज़ें आपको याद है और कंसेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।